देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के रक्षक के रूप में वोट मांग करके प्रधानमंत्री बने। लेकिन आज की जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास में, आजाद भारत में कभी किसानों के ऐसे भक्षक प्रधानमंत्री हुए ही नहीं। थोड़े घटनाक्रम हम देख लें इस सरकार के, एनडीए 2 के, नरेंद्र मोदी जी 2 के। पीएसयू बेच दी गई, रेलवे की नीलामी कर दी गई और इसके बाद भी जब पेट इनके बिजनेसमैन दोस्तों का नहीं भरा तो इन्होंने किसान और उसकी किसानी की भी नीलामी कर दी, उसकी भी बोली लगा दी। जिसको ये फार्मर एम्पावरमेंट बिल बोल करके ला रहे हैं, वो बिल अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ मंडियों का निजीकरण का बिल है। जो सरकारी मंडियां हुआ करती थी अब वो बंद हो जाएंगी और अब अदानी और अंबानी की मंडियां चला जाएंगी। एक छोटा सा उदाहरण मैं अपने जिले से पहले उठाना चाहता हूं कि किस तरह से बिजनेस माफिया, साहूकारों से सरकार बिकी हुई है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण एक रीवा जिले का उठाता हूं। आप सबको मालूम है यूरिया घोटाला इस जिले में हुआ। 250 रुपए की यूरिया 500 रुपए में बाजार में बेची गई और वो यूरिया सरकारी महकमे ने स्मगलरों के पास पहुंचाई डबौरा में, और सिरमौर विधानसभा में इसके तथ्य और साक्ष्य भी मिले। हमने जब आवाज उठाई तो किसानों को यूरिया मिलना शुरू हुआ। हम कांग्रेस पार्टी और हम सब चाहते हैं कि किसानों का भला हो। एपीएमसी का जो नियम है इसमें सुधार हो, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार क्या कर रही है? जिस किसान के घर में एक छत पड़ी हुई है, छत हो सकता है 1 या 2 जगह से लीक कर रही है, उसको बोल रहे हैं ऐसा है कि हम तुम्हारी छत लेके जा रहे हैं, ना रहेगी छत ना रहेगा छेद। तो उसके सर से पूरी की पूरी छत उठाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। इस एपीएमसी बिल जिसकी ये बात कर रहे हैं, इसमें इनकी खुद की अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने अधिनियम लाया था और इसको पारित करने के लिए प्रदेशों में भेजा था। खुद नरेंद्र मोदी जी की जो भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने अपने राज्यों में उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अगर नरेंद्र मोदी जी ये बोल रहे हैं, केंद्र सरकार ये बोल रही है कि किसानों को एमएसपी मिलेगा, बंद नहीं होगा, तो कागज में लिखने में क्या समस्या है? बिल में एक लाइन लिखने में एमएसपी में क्या समस्या आ रही है आपको? मैं कारण बताता हूं कि विश्वसनीयता आपकी क्यों नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आपने जीएसटी लागू किया, सर आपने स्टेट जितनी हैं, जितनी राज्य सरकारें हैं, उनके हक का पैसा देना, आपने बोला कि हम इनके हक का पैसा देंगे, जीएसटी लागू होने दो। और अभी क्या हुआ? आप सबको मालूम है कि जीएसटी का हिस्सा देने से केंद्र सरकार ने मना कर दिया। आप जब लिखी हुई चीज नहीं दे रहे हैं तो आप एमएसपी क्या देंगे? पिछले 10 वर्षों में गेहूं की एमएसपी अभी रिलीज हुई है, आप सबको मालूम है। गेहूं की एमएसपी में सबसे कम ग्रोथ इस साल हुई है 2.6%, सबसे कम। आप बोल रहे एमएसपी देंगे, जहां लिखने की बात आती है वहां आप सबसे कम उसकी ग्रोथ करते हैं और मुंह से बोलते हैं कि हम देंगे। अरे आप हमको क्या समझा रहे हैं? आप जनता को क्या समझा रहे हैं? आप अपने केंद्र के मंत्री को नहीं समझा पाए और आपके घटक दल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कहीं ना कहीं दाल में कुछ जरूर काला है, कहीं ना कहीं आपकी नियत इस बिल को लेकर के खराब है। आपने दाल से लेके आलू प्याज तक जरूरी वस्तुओं की कैटेगरी से हटा दी।
भाई ये जरूरी वस्तुएं हम मध्यम वर्गीयों के घर में और किसान के परिवार में तो होती है, मुझे पता नहीं शायद भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए जरूरी वस्तुएं ना होंगी। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि इसकी कालाबाजारी और सिंडिकेट इसके बनेंगे, जो कि सरकार प्रोत्साहित कर रही है बनाने के लिए। एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि ये बिल किसान के एम्पावरमेंट के लिए है, किसान को मजबूती देने के लिए। लेकिन आपने खुद देखा है, जब आप बिल के अंदर जाइए, फाइन प्रिंट्स में जाइए, तो इस बिल में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो अपील होगी वो एसडीएम और कलेक्टर तक ही होगी और इसकी अपील कोर्ट में नहीं हो पाएगी। क्या आप जिस तरह से चुनाव मैनेज करते थे, क्या उस तरह से किसान की फसल मैनेज करेंगे? एसडीएम और कलेक्टर चलाएंगे? क्या प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा? क्या कोर्ट में आदमी जा नहीं पाएगा? यह सवाल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं और इस सवाल को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मैं ये मानता हूं कि जहां तक हमारे प्रदेश के किसानों का सवाल है, हम शायद देश में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया खुद खैरात की सरकार चला रहे हैं, वोट की सरकार नहीं चला रहे। और ये खैरात किसकी है? नरेंद्र मोदी जी की। और ये खैरात के लिए पैसे किसने दिए हैं एमएलए को खरीदने के लिए? अदानी अंबानी के। तो ऐसी स्थिति में कैसे शिवराज सिंह चौहान जी इस बिल का विरोध कर सकते हैं या किसान के हितों की बात कर सकते हैं? शिवराज जी वो व्यक्ति हैं, जैसे ही उन्होंने चौथी बार चीफ मिनिस्टर की शपथ ली, झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया, जो पिछले 13 सालों में बोला था। चीख चीख कर, अनर्गल भाषा का उपयोग करके आदरणीय कमलनाथ जी के बारे में बोला कि इन्होंने वादा खिलाफी की और इन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया है। लेकिन अभी 2 दिन पहले क्या देखा हम लोगों ने? हम लोगों ने देखा कि इन्हीं की सरकार ने, इन्हीं के मंत्री ने विपक्ष के एक सवाल में जवाब दिया कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हो चुका है। 26 लाख। तो मैं कमलनाथ जी की मांग को दोबारा दोहराता हूं और बोलता हूं कि शिवराज सिंह चौहान सामने आए और ना केवल चुनी हुई सरकार से माफी मांगे, ना केवल कमलनाथ जी से माफी मांगे, बाकी उन 26 लाख अन्नदाताओं को बरगलाने के लिए उनसे भी माफी मांगे। ये मैं शिवराज सिंह चौहान जी से बोलना चाहता हूं। हम आते हैं जिले में। जिले की तो बात ही हमारी न्यारी है। हमारे जिले के जनप्रतिनिधि इतने पंगु हैं कि इस जिले ने 100% सीट दी, लेकिन वो एक मंत्री पद लाने में सफल नहीं हो पाए। तो जो एमएलए एमपी अपने खुद के लिए पद न ला पाए, वो किसान की क्या मदद करेंगे? इतना बड़ा यूरिया का संकट हुआ, एक शब्द आवाज यहाँ के विधायकों की और सांसद की नहीं निकली। निकली क्या? नहीं निकली। एक शब्द इन्होंने किसान के लिए नहीं बोला, ना ये खड़े हुए। मैं इनसे बोलता हूं, ये दूसरा मौका है, अब आके हमारे साथ खड़े हो जाएं और जिले के मैं विधायकों से और सांसद से अपील करता हूं कि आके किसान के साथ ये खड़े हो जाएं और किसान की हक की बात कम से कम अब इस बिल में करें। मैं, जहां तक मेरा सवाल है और जिले का सवाल है, मैंने ये निश्चय किया है कि मैं पूरे रीवा जिले में हर एक पंचायत में जाके किसान परिवार से मिलूंगा, इस बिल में मेरी चर्चा करूंगा और उनसे स्वयं उनसे पूछूंगा उनके हित में है या नहीं। और अगर जरूरत पड़ी तो हम जिले और संभाग स्तर पर भी हजारों लाखों का धरना करेंगे और अगर भीड़ उग्र हुई और किसी भी तरह की अप्रिय घटना हुई तो इसके सीधी जिम्मेदार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार होगी। मैं बोलना चाहता हूं यहाँ के विधायकों से और सांसद से कि आप एक बात समझ लीजिए, अन्याय करने वाला तो दुष्ट होता ही है, लेकिन मजबूत व्यक्ति और खासतौर से वो व्यक्ति जो आम किसानों के, आम गरीब किसान की वोट से मजबूत बना हो और वो खड़ा होकर जब उनके ऊपर अपने ही दल के द्वारा किए हुए अत्याचार को चुपचाप देखता रहता है, तो ऐसा व्यक्ति पंगु नहीं, नपुंसक कहलाता है। मैं बोलना चाहता हूं हमारे जिले के चुने हुए विधायक और सांसद सबके सब नपुंसक। मुझे मेरी बात हो गई, हम जो चाहें तो आप सवाल पूछ सकते हैं। शर्मा जी के एक मिनट, आदरणीय शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें, फिर हम सवाल
हमारे लोकसभा रीवा के प्रत्याशी हमारे युवा कांग्रेस के नेता सिद्धार्थ तिवारी जी ने बड़े विस्तार से जो मोदी सरकार के द्वारा कृषि सुधार के नाम से बिल लाया गया है उसके बारे में बताया। ये बिल जो है मूलतः 3 हिस्सों में है, इसके 2 हिस्से पास हो चुके हैं। पहले हिस्से में जो इन्होंने कहा है कि जो हमारी कृषि उपज मंडियाँ हैं उसमें जो सरकार का दावा है कि हम उसके बिचौलियों को खत्म करने के लिए हमने ये बिल लाया। साथियों, ये जो प्रश्न उठा है कि बिचौलिए का, इसमें सबसे पहली बात तो मैं ये ध्यान दिलाऊंगा, आप सब लोगों को मालूम है जैसा कि आप सब एग्रीकल्चर और खेत से जुड़े हुए लोग हैं कि पहले भी मंडी में केवल 15% ही अनाज पहुंच पाता है। 85% किसान वैसे भी व्यापारियों को ये माल बेचा करते थे, अपने यहाँ की उपज बेचा करते थे। पर उस समय मंडियों के कारण एक एमएसपी का प्रावधान होता था, मिनिमम सेल प्राइस। मिनिमम सेल प्राइस एक मार्गदर्शक सूचक हो जाती थी किसान के। किसान से एक व्यापारी जब बोलता था कि गेहूं आप हमको 1400 रुपये दे दीजिए, तो कहता था भैया मंडी तो हमको 1950 रुपये दे दीजिए, 100 रुपये कम ले लो, इतना कम नहीं दो। तो वो एमएसपी जो है अब खत्म हो जाए। सबसे अधिक एमएसपी अगर खत्म करना, जैसा कह रहे हैं लोग कि एमएसपी नहीं खत्म होगी, प्रधानमंत्री का खुद बयान है, तो मेरा कहना है कि इसमें एक सुझाव क्यों नहीं करते जो किसान की मांग है, जो विपक्षी पार्टियों की मांग है कि आप वो जो प्राइवेट मंडीज को आप ये खरीद के राइट्स दे रहे हो उनके साथ एमएसपी का प्रावधान उसमें कर दीजिए कि भाई मिनिमम इससे कम में कोई भी प्राइवेट कंपनी किसान की उपज नहीं करेगी। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण है जिसपे अभी उन्होंने सिद्धार्थ तिवारी जी ने भी बोला था कि कोई इसका रेगुलेशन नहीं, कोई नियम नहीं। आप एसडीएम और तहसीलदार की कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। अगर कोई विवाद होता है तो विवाद को हमारे ख्याल से न्यायपालिका में जाना चाहिए और समयबद्ध तरीके से उसका निराकरण किया जाए। ये इस बिल की जो 2 बड़ी खामी है। अब कुछ एक ऐसी चीजों के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहली चीज तो ये है कि इन्होंने कहा कि मंडियों हम किसान को डायरेक्ट इस बात की सुविधा देंगे। जो इनका दूसरा विधेयक है वो ये कहता है कि जो उपज है उसको प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो आपके कारपोरेट्स सीधे खेत पे खरीदेंगे। खेत पे खरीद लेने का मतलब ये समझ रहे हैं आप कि वो खेत जो है कारपोरेट्स के कंट्रोल में। एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें कि किसी कारपोरेट ने किसी किसान से 5 साल का अनुरोध किया, उसने 5 साल भारी फर्टिलाइजर का यूज करके, खाद का यूज करके, कृत्रिम खाद का यूज करके उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया और बंजर करके वो भूमि छोड़। खेत की अगर उर्वरा शक्ति खत्म हो तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये एक विशेष बात है। इन सब के लिए प्रावधान होने चाहिए। और तीसरी जो मैं बात बोल रहा हूँ, जिस तरीके से बिल को लाया गया और जिस तरीके से बिल को फटाफट पास कराया गया। इस समय कोरोना महामारी है, आप देख रहे हैं वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, आईपीएल बड़ी मुश्किल से हो पा रहा, हर जगह आप हिदायत, आपने अभी तक पूरा देश भी खोला नहीं है। ऐसे समय क्या हड़बड़ी थी ये बिल को लाने? उसके पीछे मैं एक समय का संयोग की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट संयोग है कि अभी भी आपने देखा होगा अंबानी अडानी ने तय किया है कि फूड और एग्रीकल्चर के रिटेल स्टोर्स को पूरे देश में खोलेंगे। ऐसा 6 महीने पहले से शुरू हुआ। तो क्या उनके रिटेल शोरूम खोलने का, रिटेल स्टोर्स खोलने का इस बिल से कोई संबंध तो नहीं है? इसके लिए क्रोनी कैपिटलिज्म एक शब्द होता है, वो है कि ये पूरा इशारा है क्रोनी कैपिटलिज्म की ओर, इशारा कर रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म है सरकार और कारपोरेट्स के बीच में, जिसकी ओर ये इंडिकेशंस है। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है वो सदैव से किसानों के साथ खड़ी रही है।
हमारी आज भी किसानों के हितों में लाए गए किसी भी सुधार से कांग्रेस पार्टी को कोई परहेज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ इस बात का है कि कुछ प्रावधान आप लागू करिए, इसको न्यायपालिका की जद में लाइए। दूसरी चीज, इसके लिए कोई रेगुलेशंस होने चाहिए और मिनिमम खरीद प्राइस फिक्स करना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए किसान के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, क्योंकि अब हम कुछ ऐसा मान सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, जिस तरीके से विधेयक को लाया गया, जिस तरीके से और अमल के रिटेल स्टोर के साथ लाया गया, हो सकता है एमएसपी जो इन्होंने अभी बोला, इस दबाव में, विपक्षी पार्टियों के दबाव में और जनता के दबाव में, कृषकों के दबाव में, वो इसको अगले कदम में समाप्त भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कृषि जो उपज मंडियां हैं, ये 2006 में ये एमएसपी और इसका प्रावधान बिहार में खत्म किया जा चुका है। और बिहार में आपने देखा कि किस तरीके के हालात हुए कि जो एमएसपी अन्य प्रदेशों में मक्के की अगर 1800-1900 रुपए है, तो बिहार में वो 1000 और 900 रुपए में बेचनी पड़ी। यहाँ तक कि उस समय हम लोगों ने टीवी में देखा था कि किसानों ने इसको नदियों में फेंक दिया। तो ये सब इंडिकेशंस है और मुझे लगता है कि कारपोरेट के साथ, जैसा अभी सिद्धार्थ बता रहे थे, इनका एक बहुत बड़ा गहरा गठजोड़ है, जिसके तहत हमारे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इन्होंने सारे ट्रेन, आपके सारे संसाधन जो है उनको दे रहे हैं। उसी सिलसिले में अब हमारे देश की जो आत्मा होती है, इस देश को हमेशा से हम लोग बचपन से निबंधों में लिख रहे हैं, ये देश कृषि समाज, कृषि प्रधान देश है। तो आज हमारे देश की आत्मा बेचने का भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने षड्यंत्र किया है। जिस तरीके से नोटबंदी और जीएसटी में उन्होंने 2 ऐसे निर्णय लिए थे जिससे इस देश को बहुत नुकसान हुआ, और ये कोरोना महामारी का जिस तरीके से हैंडल की है, जिस तरीके से उन्होंने हैंडल किया, ये सब इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये जो सरकार है कारपोरेट्स के हाथ के है, कारपोरेट्स के हाथ में भी है। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा आपको कि ये जो बिल का समय है और वो जो स्टोर्स है, उस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ कि उसी समय लाया गया जब अंबानी और अडानी के जो है एग्रीकल्चर और फूड के क्षेत्र में वो आने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रिटेल स्टोर खोलेंगे, तो उसी समय इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया है, सरकार ने लिया। इससे इस बात की ओर प्योर इशारा है क्रोनी कैपिटलिज्म। एक बात मैं, एक प्रश्न मेरा आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी से भी है। आप 2 बातों को कहकर के आपने सरकार प्रदेश में गिराई थी और कांग्रेस के एमएलएस का सौदा किया। पहली बात थी किसान की बात, दूसरी बात थी प्रजातंत्र की बात, चाहे पार्टी के अंदर हो बाहर। जिस तरह से यह बिल संसद में, खासतौर से राज्यसभा में पास हुआ है, पहली बात तो किसान विरोधी, तो वो बात आपकी झूठी साबित हो जाती है। दूसरी, क्या आप पहली बार जिस सदन में चुन करके गए हैं, आप खुद इसके हिस्सेदार हैं। सिंधिया जी, आप खुद राज्यसभा में चुन करके गए हैं, पहली बार इस सदन में, अपर हाउस में गए हैं, और इतिहास में पहली बार ऐसे जबरदस्ती किसी बिल को पास कर दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और ग्वालियर चंबल की जनता से पूछना चाहता हूं, विधायकों से पूछना चाहता हूं, उनके वोटरों से पूछना चाहता हूं कि अपने दिल में हाथ रख करके आप बोलिएगा कि क्या कहीं ना कहीं आपने देश को और किसान को छला है या नहीं। एक बात और मैंने आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो इस बात पे ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सरकार ने हड़बड़ी में इसको लोकसभा में, विधानसभा में पेश किया। इसके पहले सरकार ऐसा कर सकती थी, जैसे जीएसटी में सरकार ने स्टेट से बात की, इसमें आपने राज्यों से क्यों नहीं बात की? जबकि एग्रीकल्चर और कॉमर्स दोनों ही स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। आप जानते हैं कि 3 किस्म की लिस्ट होती है, सेंट्रल लिस्ट के काम होते हैं, स्टेट लिस्ट के काम होते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट के काम होते हैं, जो दोनों के मतलब होते हैं। तो जब एग्रीकल्चर और कॉमर्स ये दोनों ही स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को आपने स्टेट को इग्नोर करके और सीधे जिस तरीके से राज्यसभा में काम किया गया, राज्यसभा में बिल के विभाजन की मांग को लिया गया। विभाजन के बारे में तो नियम ये भी कहते हैं कि अगर एक भी आदमी वोट विभाजन की बात कर रहा है, तो राज्यसभा के जो सभापति है उनका दायित्व हो जाता है कि मत विभाजन कराया जाए।
जो लॉजिक उन्होंने पकड़ी कि कानून वहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, इस कारण हमने मत विभाजन नहीं कराया। तो व्यवस्था को बनाने का काम ही सभापति का होता है, उसको पहले व्यवस्था बनानी चाहिए थी और फिर मत का विभाजन। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते। सरकार ने आज एक प्रॉपर, भारत सरकार ने एक एडवर्टीजमेंट रिलीज किया है, उसमें झूठ और सच दो ब्लॉक बनाए हैं। झूठ में वो सब तमाम चीज़ें हैं जो एलिगेशन कांग्रेस और अपोजिशन लगा रही है, और वो बार बार इस चीज़ को फोर्स कर रहे हैं कि मंडी व्यवस्था पहले की तरह संचालित रहेगी, MSP मिलता रहेगा, पर ड्राफ्ट में इन चीज़ों का जिक्र नहीं है। शायद ये लड़ाई इसी चीज़ की है जो ड्राफ्ट में नहीं इंक्लूड किया है उसमें। बिल्कुल ड्राफ्ट में नहीं, बिल की भी बात है। पहली बात तो बता दूं कि यह जो देश है इसमें करीब 96% लोग अंग्रेजी पढ़ और बोल नहीं पाते। आपने चूंकि इश्तहार की बात की, आप जाके जरा आंकड़े देखिएगा, ये इश्तहार ज़्यादा से ज़्यादा देश के लीडिंग अंग्रेजी और अंग्रेजी अखबारों में आए। 80% अंग्रेजी है, 20% हिंदी है। आप इसी से समझ सकते हैं कि सरकार की बुद्धि कितनी कॉर्पोरेटाइज हो चुकी है, और ये जनता तक इस बात को पहुंचाना नहीं चाहते क्योंकि जानते हैं कि जनता सच समझती है। आपने कहा सरकार ने माना है कि किसान कर्ज माफी हुई है, लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि हमने केवल ये माना है कि कर्ज माफी हुई है, ना कि 2 लाख हुई है। 2 लाख आपको पता था, 2 लाख कर्ज माफी। देखिए ऐसा है, अब शिवराज सिंह जी कैसे बोल दें कि मैंने झूठ बोला था, तो अब शहंशाह के बात को छुपाने के लिए मंत्री आ रहे हैं सामने। झूठ तो सबके सामने आ गया। अभी ईश्वर की दया से प्रदेश में थोड़ा बहुत प्रजातंत्र बचा हुआ है विधानसभा में, तो वहाँ पे इनको जवाब देना पड़ेगा। तो अभी कैसे बोलते सीधा कि नहीं माफ हो गई। आपको आप चैनलों के माध्यम से ही शिवराज सिंह चौहान जी ने बड़ा क्लियरली बोला था कि कुछ एक भी किसान का बिल कमलनाथ सरकार ने माफ नहीं किया। खुद बोलना पड़ रहा है कि 26 लाख का माफ किया। और इतना ही नहीं, अभी तक, क्योंकि आपने सवाल, अभी तक कमलनाथ जी की सरकार ऐसी सरकार है प्रदेश में जिसने ना केवल डिफॉल्टर का, अभी तक की सारी सरकारें शिवराज सिंह चौहान जी सिर्फ डिफॉल्टर का कर्जा माफ किया है आज तक सरकारों ने। पहली बार जो डिफॉल्टर नहीं है उसका भी कर्जा कमलनाथ सरकार ने माफ किया। अब किसान सम्मान निधि बढ़ाने की बात की है सरकार ने। हाँ, चुनाव में तो सारी बात होगी। अब तो शिवराज सिंह चौहान से तो हम लोग, चौहान जी से तो हम लोग 4000 रुपये मिली प्रति किसान। हाँ, 4000 ऐसा बोल रहे हैं, 2-2 हज़ार करके देने की बात भी कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको याद होगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में 72,000 रुपये थे। क्या मानिए इसका फायदा मिलेगा उपचुनाव में? जनता मूर्ख नहीं है। जनता एक बार विधायक बना करके देख चुकी है कि क्या हाल हुआ है, कैसे उनके वोट को बेचा गया है, उनकी निष्ठा को, उनके प्रेम को बेचा गया है। दोबारा उनको जनता वोट नहीं देगी और 28 में से 28 सीटें कांग्रेस। किसान कर्ज माफी का जो मसला है, इसमें एक बात नोट कर दूं, इसमें मैं आपको जैसे पहले बताया, मैं पूरे जिले में यात्रा निकालूंगा। यात्रा का प्रारूप मैं किसान नेताओं से, बड़े वृद्धों से पूछ करके बनाऊंगा, और उसका प्रारूप और नाम मैं आपको प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से। भाई साहब, किसान का इलाज का नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है कि सोने की चम्मच में पैदा हुए कमलनाथ, सोने की चम्मच में पैदा हुए कमलनाथ, तो इसलिए किसानों का दर्द नहीं समझ पा रहे। नरोत्तम मिश्रा जी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी और छिंदवाड़ा दोनों को कंपेयर करें। सोने के चम्मच, चांदी के चम्मच पैदा हुए कि नहीं ये तो जरूर अलग बात है, लेकिन छिंदवाड़ा को सोना जरूर बना दिया और प्रदेश को भी बनाना चाहते थे, जिसको नरोत्तम मिश्रा जी जैसे माफियाओं ने पैसे के दम पे गिराया। नरोत्तम मिश्रा जी दिन में 3 बार कपड़े बदलते हैं। उनका ड्रेसिंग रूम जो है वो उनके मंत्रालय की चेम्बर से लगा हुआ है, और आप कौन सोने की खदान में बैठा है तो सबको पता है। व्यापम से लेके डंपर से लेके व्यापम तक की घोटाले और पद ग्रहण करते ही सबसे पहले गिरने की मशीन करें। खराब हो जाते हैं मतलब कपड़े तब बदलते हैं कि खराब हो जाते हैं कपड़े तब बदलते हैं कि भाई खराब होने वाली जानकारी तो नहीं है। बाई इलेक्शन में एक सीट विन की है अनूपपुर, और ये जो किसान कर्ज माफी का मुद्दा है परसों से क्लियर हो गया है। झूठ, क्योंकि ये एक्सपोज
हो गया एक तरह से कि 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। तो इसको कितना फोर्सली यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश होगी कि पब्लिक के बीच में ये चीज जाए, दिल्ली की एक सीमा पर करने पूरी कोशिश, पूरी ताकत से करेंगे। और एक चीज और आपको मैं बताऊं, पब्लिक ने जो वोट दिया था 18 महीने पहले, वो शिवराज सिंह चौहान की मध्य प्रदेश की सरकार के खिलाफ दिया था, न कि ये विधायकों के चेहरे की वोट। और जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है जिस तरीके से उससे वोट प्राप्त करके आपने जो पद लिया उसको बेच दिया जिस तरीके से, उससे आप मानिए कि जो जनता है वो इनको वोट नहीं देना चाहती। किसी भी मुद्दे को भूल के इनकी दगाबाजी को जनता भूल नहीं पा रही। भाई साहब संजय गांधी के बारे में बोलेंगे नहीं अलग से उसके लिए। देखिए क्या है कि मैं मुद्दों को डाइल्यूट नहीं करना चाहता। संजय गांधी के लिए न केवल बोलूंगा, नहीं तो किसान इलाज भी तो कराने जाएगा ना, वही मैं कह रहा किसान हूं, वही मैं आपसे कह रहा हूं। सुरक्षा कर रहे हैं तो संजय गांधी अलग से उसमें मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उस पर मैं क्या कार्रवाई करने वाला हूँ ये भी आपको सब पे होगा। संजय गांधी बस पे नहीं, जो 15 साल का फर्जी विकासवाद यहाँ चल रहा है, जिसके नाम पे ठेकेदारों का माफिया चल रहा है, जिसके नाम पे आपने देख लिया कि 200 करोड़ रुपए चौराटा से लेके सामान की रोड पे लग चुका है। उठा लीजिए आंकड़ा। और आज हालत क्या है रोड की। एक और बात मैं और आप बता दो, चूंकि आपने इस सरकार के विकास की बात की है, बाईपास जो बना है चौराटा बाईपास, जा करके उसमें आप देखिएगा, उसका पहले तो उसकी गुणवत्ता देख लीजिएगा। उसमें पूरा पैसा सरकार ने ठेकेदार को दे दिया 5 साल में जो उसका ड्यू था। उसके बाद 1170 दिन यानी 3.25 साल फिर बढ़ा दिए हैं। उसका ड्यू खत्म हो गया था, कांग्रेस की सरकार में खत्म हो गया था। जैसे ये नई सरकार आई, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के उसको वापस 3.25 साल के लिए 3.25 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और इसमें यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी उस ठेकेदार के साथ शामिल हैं। और इसमें कम से कम 100 करोड़ रुपए घोटाला है। इसको मैं उजागर करूंगा अलग से। तो कोर्ट में गया था कि हमारे इतना काम करवा लिए हैं, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। हाँ, उसका आया भी था। कोर्ट को तो पुराना ऑर्डर था, अभी जो नया उनका ऑर्डर है उसमें 3.25 के कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि जो आप सर्विस रोड बने उसका एक्स्ट्रा खर्च करवाए, उसके लिए हाँ वही बात है, वही कह रहा हूँ। कोर्ट ने सरकार को आदेश 3.25 उस सर्विस रोड का, वही हम जो भी पूछ रहे हैं, उस सर्विस रोड का 3.25 करोड़ का खर्चा दिखाया है और उसको टोल इकट्ठा करने के लिए 80 करोड़ दे दिया। यही तो घोटाला है, यही तो कहना चाह रहा हूँ। इस पर भी मैं करूँगा अलग से। अभी आपने 15 साल के